वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। रितु, नामिका, आदित्य, चूड़ामणि, सॉरी चूड़ामणि नहीं है ना। सो हम लोग चलते हैं सीधा टॉपिक में। आज का टॉपिक है पोषक पदार्थों का चक्रीकरण, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जल चक्र, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र, जिसमें बहुत सारे चक्र उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषक पदार्थों का चक्रीकरण। इसी चक्र के आधार पर ना, चक्र मतलब चक्र ऐसा है जो कि जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर खत्म होता है, इसको बोलते हैं चक्र। क्या बोलते हैं? चक्र। तो जो पोषक पदार्थ है वो वहाँ जब मृदा शुरू हुआ है तो मृदा पर ही खत्म होगा। ऐसा मतलब ये जितने भी पोषक पदार्थ उसका चक्रीकरण होता है उसको बोलते हैं पोषक पदार्थों का चक्रीकरण। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि सबसे पहले पोषक पदार्थों का चक्रीकरण किसको बोलेंगे कि पर्यावरण के पोषक पदार्थों का, है ना, ये पोषक पदार्थ है माना जाए। ठीक है ना। पोषक पदार्थों का जीवों के शरीर में जीव द्रव्य घटक के रूप में सम्मिलित होना। तो ये पर्यावरण के कोई भी घटक से अगर जीव है उसको ग्रहण करता है तो वो क्या बनता है? उस जीव का क्या बनता है? वो जीव द्रव्य के घटक, जीव द्रव्य के घटक, क्योंकि कोशिका संबंधित है ना। तो एक्चुअली में जो जितने भी प्राकृतिक में जो पोषक पदार्थ है वो पोषक पदार्थ को कौन लेता है? जीव लेता है। तो जीव लेता है ना, तो वो जो पोषक पदार्थ है उसके किसके रूप में सम्मिलित होता है? वो जीव द्रव्य के रूप में सम्मिलित होता है। मतलब कहा जाए जब कोई पोषण मनुष्य प्राप्त करता है तो वो उसके कोशिका से संबंधित होता है ना, मतलब जीव द्रव्य के घटक है ना उसके रूप में सम्मिलित होती है। ठीक है ना। मतलब सीधी बात उसके शरीर में सम्मिलित होती है जो पोषक पदार्थ है वो, एकदम नो बात नो बकवास। ठीक है, सीधा कि पर्यावरण के पोषक पदार्थों का जीवों के शरीर में सम्मिलित होना, जीवों के शरीर में सम्मिलित होना। जब खाएगा उसको तो ऊर्जा उसमें जाएगी ना पर्यावरण से। अगर किसी पौधे को खाएगा कोई मनुष्य, ठीक है, पौधे को तो नहीं खाता है, सब्जी वगैरह को खाता है ना, तो उसका जो पोषक पदार्थ है वो मनुष्य में जाएगा ना। अब पोषक पदार्थ मनुष्य में जाएगा तो कहाँ जाएगा? वो कोशिका में जाएगा। कोशिका में क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। ठीक है ना। मतलब सीधी बात मनुष्य में जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो मनुष्य अर्थात जीव, किसी भी जीव में, है ना। तो पर्यावरण के पोषक पदार्थों का जीवों के शरीर में जीव द्रव्य घटक के रूप में सम्मिलित होना, ठीक है ना, तथा पुनः विघटित होकर, अब देखिए इसको मनुष्य खाता है या कोई जीव खाता है तो उसके बाद क्या होता है? जब जीव मृत हो जाती है ना, या उसके अपशिष्ट पदार्थ है ना, वो फिर से प्रकृति में आ जाती है। आती कि नहीं आती है? मतलब ये जीव खाया और जीव अगर मर गया तो अपशिष्ट पदार्थ हो गया उसका, है ना, या कह सकते हैं उसके उत्सर्जित पदार्थ है वो कहाँ जाएगा? फिर प्रकृति में आ जाएगा, प्रकृति से फिर जीव में, उसके बाद फिर वातावरण, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा। तो ये चक्र है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पर्यावरण के पोषक पदार्थों का जीवों के शरीर में जीव द्रव्य के घटक के रूप में सम्मिलित होना तथा पुनः विघटित होकर पुनः बाह्य वातावरण के मृदा एवं वातावरण में, बाह्य पर्यावरण के मृदा, फिर मृदा में या तो वातावरण में विमुक्त होने की क्रिया पोषक पदार्थों का चक्रीकरण कहलाता है, या जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है। इसको हम लोग जीव भू रासायनिक चक्र भी कह सकते हैं। जीव और भूमि के बीच चलने वाला चक्र, जीव भू रासायनिक चक्र। ठीक, ओके। अब हम लोग पॉइंट में चलते हैं। इसमें कितने प्रकार के जीव भू रासायनिक चक्र होते हैं? तो पहला आता है जल चक्र, दूसरा गैसीय चक्र, तीसरा अवसादी चक्र बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खनिज चक्र या पोषक खनिज चक्र भी कह सकते हैं। जल चक्र हम पढ़ेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है जल चक्र, लेकिन गैसीय चक्र में हम लोग बहुत सारे पढ़ेंगे। कार्बन चक्र पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन चक्र अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। कार्बन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है, ठीक है ना, नाइट्रोजन चक्र है। ओके, ये सब हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। क्लियर है। और अवसादी चक्र में फास्फोरस चक्र है, ठीक है ना, या सब आगे पढ़ेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग जल चक्र में। चलिए, तो सीधा हम लोग चलते हैं जल चक्र में, है ना। तो जल चक्र क्या है? वाटर साइकिल क्या है ना। तो सबसे पहले नॉर्मल जानकारी देता हूँ, एकदम सिंपल। ठीक है ना। तो जीवों के शरीर का 60 से 90% भाग जल होता है ना। ये तो आपको पता ही होगा, है ना, कि जीवों के शरीर का 60 से 90% भाग जल होता है ना। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित रहता है। मतलब जो पूरा पृथ्वी है उस पृथ्वी का 71% भाग जल है और बाकी जो बचा हुआ भाग है वो में स्थल है। बात समझ रही है? तब भी से जल की आपूर्ति होती है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वो समुद्री जल है, पीने लायक जल नहीं है ना। तो जीवों के शरीर का 60 से 90% भाग जल होता है, ये तो क्लियर हो गया। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित रहता है, जो कि नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों में संग्रहित रहता है। जो पूरा पृथ्वी का लेंगे तो सब मिलाकर 71% भाग है क्या होता है? जल से क्षेत्र है, जो किसके रूप में होता है? समुद्रों के रूप में, झीलों के रूप में, तालाब के रूप में या नदियों के रूप में होता है। क्लियर है।
अब क्या होता है कि इन जल स्रोतों से, अभी पिछले बताया मैंने जल स्रोत है ना, क्या क्या है, नदी, तालाब, झील, समुद्र, ये सब जल वहाँ पर संग्रहित रहता है। अब क्या होता है कि इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण के द्वारा, वाष्पीकरण क्या होता है भाई, वाष्पीकरण मतलब जल का वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उठना, है ना। मतलब यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा से हम लोग चित्र के माध्यम से कि ये हो गया जमीन, ठीक है ना, और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं ओशियन, तालाब, सॉरी तालाब नहीं रे, समुद्र, ओके, है ना। और यहाँ पर है ना रिवर, नदी वगैरह नहीं, रिवर तो इसको बनाएंगे ऐसे, रिवर, ओशियन, ठीक है। और कुछ यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं ग्राउंड वाटर भी बना सकते हैं, बहुत सारे ग्राउंड, मतलब जैसे कि वर्षा के जल से बहते हुए नहीं आता है, उसको ग्राउंड वाटर या मैदानी जल। मैदानी जल मतलब का क्या होता है कि पूरा पूरा ना, ये जो मैदान है, मैदान के नीचे रहता है, ठीक है, क्योंकि शौक के नीचे आ जाता है, तो ये ग्राउंड वाटर कह सकते हैं इसको। ये पॉन्ड वाटर मतलब तालाब का, ये रिवर वाटर, ठीक है ना, ये सब वाटर है ना। और यहाँ पर एक बनाया था हमें सूर्य तो बनाना जरूरी है, ओके, ये ओशियन है ना। अब होता क्या है कि सर्वप्रथम देखिए ध्यान से, है ना, कि इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? वायुमंडल में। मतलब ये जो रिवर का जल है, ये जल वाष्प वायुमंडल में, ठीक है ना। ये क्या है, ये समुद्र का जो जल है वो वाष्प के रूप में ऊपर वायुमंडल में पहुँचता है, और ये बना देता है बादल, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। ये रिवर का, ये पॉन्ड का, ठीक है ना, ये सब का जो जल है वाष्प के रूप में ऐसे ऊपर करो, सूर्य के कारण जी, ठीक है ना, ओके। तो ये वाष्प के रूप में होता है। यही बोला जा रहा है कि इन स्रोतों से वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचता है। ये वायुमंडल में पहुंच गया, ठीक है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन क्रिया के फलस्वरूप जल वाष्पीकृत वायुमंडल में पहुंचता है। अब यहाँ पर एक पौधे भी बना देते हैं, ठीक है ना। ये किसका पौधा है भाई? ये किसी का पौधा हो, है ना, ये पौधा है। इस पौधा में से देखिए कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन 11 में पढ़े होंगे हम लोग, ठीक है ना। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप जब जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है, यहाँ से भी जल कहाँ पहुंचता है? वायुमंडल में पहुंचता है ना। ये जल वाष्प ही बादल का निर्माण करते हैं, ये बादल का निर्माण करते हैं। क्लियर है कि इन जल स्रोतों से वाष्पीकरण के द्वारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पहुंचते हैं, और पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के फलस्वरूप जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंचता है, और ये जल वाष्प ही बादल का निर्माण करते हैं, है ना। तथा संघनित होकर, अब फिर संघनन की क्रिया होती है। यहाँ पर संघनन मतलब जानते हो ना आप लोग, जो लड़के लोग खाना पकाते हैं वो ज़्यादा जानते होंगे संघनन क्या होता है। जो तवा होता है ना, कोई भी खाने का जो पात्र है, ठीक है, उस पात्र का बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो ऊपर में तवा में बहुत सारे से जल की बूंदें बन जाती है, उसको संघनन क्रिया के फलस्वरूप ही बनती है, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए बादल का निर्माण हो गया। बादल का निर्माण होता है तब, तथा संघनित होकर वर्षा के बूंदों के रूप में पुनः पृथ्वी पर पहुँचते हैं। फिर यहाँ पर ये बादल यहाँ से आ रहा है उड़ के हुए, उड़ता पंछी, है ना, उड़ता बादल, ये चला गया, ठीक है ना। अब ये चला गया तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ कभी कभी मेरा मन होता था कि बादल को निकाल के ले आऊँ, है ना, लेकिन उतना दूर तक तो हम लोग जा नहीं सकते थे, है नहीं। तो क्या होता है, तो यहाँ पर ये बादल है, ये बादल क्या होता है कि संघनित होकर वर्षा के बूंद के रूप में पुनः पृथ्वी पर पहुंचते। फिर आ गया पृथ्वी पर, तो कहाँ आएगा? इस पौधे के पास आएगा, और कहाँ आएगा? रिवर में आएगा, और कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा, और कहाँ आएगा? तालाब में आएगा। जहाँ से आया वही, जहाँ से निकला था वहीं से फिर आ रहा है ना। तथा संघनित होकर वर्षा के बूंदों के रूप में पुनः पृथ्वी पर पहुँचते हैं। वर्षा का अधिकांश भाग बहकर समुद्र में चला जाता है। ये यहाँ से बहकर कहाँ चला गया? यहाँ से बहकर कहाँ चला गया? समुद्र में फिर चला गया। ये नदी से बहकर इधर से आके फिर समुद्र में चला गया, ठीक है ना। तो वर्षा का अधिकांश भाग बहकर समुद्र में चला जाता है। कुछ भाग भूजल के रूप में मृदा में, चलिए कुछ जल है वो किसके रूप में? भूजल के रूप में। तो यहाँ से वर्षा होती है ना, तब ये जो मैदान है, ठीक है ना, इस मैदान के अंदर
सोखते हुए चली जाती है और ये ग्राउंड वाटर भूजल के रूप में, है ना, संग्रहित हो जाती है। तो वर्धा का अधिकांश भाग बहकर समुद्र में चला जाता है। कुछ भाग भूजल के रूप में मृदा में तथा कुछ झील तालाब आदि में संग्रहित हो जाते हैं। तो कुछ झील में गया, और झील मतलब तालाब वगैरह, ठीक है ना। तालाब तो अलग है, झील अलग, झील थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो झील में चला जाता है, तालाब में चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर कि वर्षा का अधिकांश भाग बहकर समुद्र में चला जाता है, कुछ भाग भूजल में चला जाता है ना, भूजल के रूप में, है ना, तथा भूजल के रूप में मृदा में चला जाता है, तथा कुछ झील तालाब आदि में संग्रहित हो जाती है। प्रकृति में 34% पानी, है ना, महासागरों से वाष्पित है। मतलब सबसे ज़्यादा जो पानी है जो वाष्पीकृत होती है ना, वो एक्चुअली महासागरों से ही होती है, ठीक है ना। और ये जो 34% जो पानी है पूरा महासागर से निकलती है, लेकिन ये 34 नहीं है जी, यहाँ पर ये गलत लिखी है, क्योंकि 34 हो जाएगा तो उसके हिसाब से बहुत कम हो जाएगा ना, तो ये आपका 84 है। ओके, ये सब कभी कभी लोग प्रिंट मिस्टेक, है ना। ओके, तो प्रकृति में 84% पानी महासागरों से वाष्पित होती है ना। 84% पानी महासागरों से वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुंचती है, और बाकी जो बचा है वो झील तालाब से जाता है, क्योंकि महासागर बहुत बड़ा होता है ना। तो सबसे ज़्यादा 34% थोड़ी होगा, 34% होगा मतलब 60% अलग बढ़ गया, तो इससे ये गलत हो सकता है। तो 84% सही है, ठीक है ना, क्योंकि बाकी जो परसेंट वो तालाब और झीलों से होते हैं। 84% पानी महासागरों से वाष्पित होकर वायुमंडल में पहुँचता है ना। और वायुमंडल पर होता है इनमें, है ना, इस 84% में से 77% जल पुनः वर्षा द्वारा समुद्र में वापस आ जाता है। मतलब जाता है 84%, आता है 74%, घाटा है किसको, महासागर को। बाकी सब कहाँ जाता है, बाकी सब कहाँ जाता है, समुद्र झील वगैरह में, या तो भूमिगत जल के रूप में चला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें से 70% जल पुनः वर्षा द्वारा समुद्र में वापस आ जाता है, तथा शेष 7% नदियों के माध्यम से समुद्र में आता है। मतलब एक्चुअली होता क्या है कि 84% पूरा आएगा, लेकिन धीरे धीरे आएगा, नदियों से होते हुए आएगा, कुछ जगह से होते होते जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कुछ तो हाश होती है, ठीक है ना, मृदा जल के रूप में। हाश नहीं होती मतलब उसको मिल जाता है मृदा जल के रूप में, क्लियर है। तो इस तरह से मृदा से शुरू हुआ, पानी वाले संग्रह से शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था, ये नदी तालाब है, यहाँ से ऐसा हुआ था, और इसी में आकर फिर मिल रहा है। तो ये हो गया आपका जल चक्र, कंप्लीट जल चक्र। ओके, चलिए, तो दूसरा चक्र है आपका कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, है ना। तो हम लोग पहला चक्र क्लियर कर लिए, गैसीय चक्र। दूसरा चक्र आता है आपका, पहला चक्र आता है आपका जल चक्र, दूसरा आता है गैसीय चक्र। तो गैसीय चक्र में पहला पॉइंट आता है कार्बन चक्र, गैसीय चक्र ना, जल चक्र एक पॉइंट था जो पहले शुरुआत में मैंने बता रखी थी, दूसरा पॉइंट गैसीय चक्र, तीसरा औषधि चक्र। तो गैसीय चक्र में आता है कार्बन चक्र। कार्बन चक्र बहुत ही सरल चक्र है, देखिए ध्यान से, है ना। तो जहाँ से शुरुआत हो रही है वहाँ से ख़त्म होना चाहिए, ठीक है ना। ये पृथ्वी से शुरू हो रही है। देखिए, मैं थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ आपको कि मान जाइए यहाँ पर पौधा है, पौधा CO2 कहाँ से लेता है, वायुमंडल से, है ना। और कहाँ से लेता है, मृदा में थोड़ी सी मात्रा से, मृदा से, है ना। एक्चुअली में तो लेता है वायुमंडल से, लेकिन कुछ जैसे कि पौधा ऊपर से प्रकाश संश्लेषण करेगा तब तो वायुमंडल से ही करेगा ना, लेकिन मृदा से थोड़ा बहुत तो पोषक लेगा, ठीक है ना। ओके, तो वायुमंडल से शुरू होगा और वायुमंडल में ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। और नीचे से लेगा मतलब जल, ठीक है ना, मृदा जल, ठीक है ना। मतलब मृदा जल वायुमंडल से शुरू हुआ है और वायुमंडल में ही खत्म होना चाहिए, तब ये हमारा कहलाएगा कार्बन चक्र, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या आता है कि सर्वप्रथम थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग वायुमंडल की। अब यहाँ पर मैंने बना दिया वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं क्या, वायुमंडलीय CO2, वायुमंडलीय CO2, ठीक है। यहाँ शुरू करेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले पॉइंट आता है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, है ना। देखिए ध्यान से, प्रकाश संश्लेषण के समय निर्मित कार्बनिक पदार्थ, तो पहले तो प्रकाश संश्लेषण समझना जरूरी है, लेकिन मैं समझाऊंगा नहीं ज़्यादा, है ना, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पादप अपना भोजन का निर्माण करता है, सीधी बात, ठीक है नहीं। ये पादप है,
ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। तो होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निर्मित कार्बनिक पदार्थ, जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होती है। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण के समय निर्मित कार्बनिक पदार्थ पादप शरीर का निर्माण करता है, पादप शरीर का निर्माण करता है। इनमें से कार्बनिक पदार्थों में इनमें से कार्बनिक पदार्थों के ना, ये मेरी मैया लड़की में नहीं के, ठीक है ना। तो इनमें से कार्बनिक पदार्थों के कुछ कार्बन को पौधे श्वसन क्रिया द्वारा CO2 के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो उस समय कार्बनिक पदार्थ पादप शरीर का निर्माण करता है, पादप शरीर का क्या करता है, निर्माण करता है। इनमें से कार्बनिक पदार्थों के कुछ कार्बन को, ये जो इसका शरीर पूरा कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करता है ना, तो इस कार्बनिक पदार्थ के कुछ कार्बन को पौधे श्वसन क्रिया में खत्म कर देता है, ठीक है ना। और श्वसन क्रिया में खत्म करेगा मतलब ये क्या करेगा, ये इसका जो ये CO2 का यूज़ किया, श्वसन क्रिया करेगा मतलब क्या देगा, वो देगा O2, है ना। तो O2 देगा तो वो कहाँ जाएगा, वहाँ चला जाएगा आपका वायुमंडल में। कहाँ चला जाएगा, वायुमंडल में, ठीक है। तो ये हो गया श्वसन, ठीक, क्या हो गया, श्वसन। तो कुछ कार्बन पदार्थों को पौधे श्वसन के द्वारा CO2 के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक बात समझते हैं हम लोग। यहाँ पर O2 निकलता है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, है ना। ओके, अब एक क्वेश्चन ये आती है कि सिद्ध करिए कि पौधे के श्वसन क्रिया में CO2 भी उत्सर्जित होती है। मैंने आपको भी बताया O2 से होती है, तो कन्फर्म है एकदम CO2, लेकिन श्वसन क्रिया में कुछ मात्रा में CO2 भी उत्सर्जित होती है ना, ठीक है ना। तो वो CO2 कहाँ जाता है, ये O2 तो जाता है वायुमंडल में, उसके साथ CO2 भी जाता है वायुमंडल में। ये बात एकदम सही है, ठीक है ना, माइंड में रखिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस निकलती है, सिद्ध कीजिए, ये आता है ना, आप 6वीं 7वीं में पढ़े होंगे। और सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 भी निकलती है, ठीक है ना। देखिए, तो यहाँ पर समझिए कि इनमें से कार्बनिक पदार्थों के कुछ कार्बन को पौधे श्वसन क्रिया द्वारा CO2 के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं, कुछ का उपयोग अपने शरीर का निर्माण करते हैं। इनमें से कार्बनिक पदार्थों के कुछ कार्बन को पौधे श्वसन क्रिया द्वारा CO2 के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। बचे हुए कुछ कार्बनिक पदार्थों को शाकाहारी जंतु खा लेते हैं, ठीक है ना। अब बात यह आती है कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं जंतु, इसमें कार्बनिक पदार्थ बना है ना प्रकाश संश्लेषण से, कुछ कार्बनिक पदार्थ यूज हो गया श्वसन में, जिसमें CO2 के रूप में उत्सर्जित हो गया, O2 के रूप में उत्सर्जित हो गया, ठीक है ना। अब इसी पादप को खा लेते हैं कौन, जंतु। तो इस पादप का कार्बनिक पदार्थ कहाँ आएगा, जंतु में आएगा क्या, ठीक। तो यही बोला जा रहा है कि बचे हुए कुछ कार्बनिक पदार्थों को शाकाहारी जंतु खा लेते हैं। तो शाकाहारी जंतु में आ जाता है जो कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है ना। ये शाकाहारी कुछ कार्बन को CO2 के रूप में त्याग देते हैं। ये जो शाकाहारी है कुछ कार्बन को किसके रूप में, CO2 के रूप में क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, श्वसन में क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। लेकिन जब इस जंतु को, है ना, कोई दूसरा जंतु जो खाता है ना, तो उस जंतु में चला जाएगा वो कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना। बात समझिए, ये सब शाकाहारी को कोई मांसाहारी खाता है तो उसमें चला जाएगा, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं ना, कि बचे हुए कार्बनिक पदार्थ को शाकाहारी जंतु खा लेते हैं। ये शाकाहारी जंतु कुछ कार्बन को CO2 के रूप में त्याग देते हैं, अभी बताया मैंने, ठीक है ना, तथा त्याग देते हैं, जबकि कुछ कार्बन मांसाहारी जंतुओं द्वारा ग्रहण कर लिए जाता है। क्यों, क्योंकि जब इस शाकाहारी जंतु को कौन खा लेता है, मांसाहारी जंतु खा लेता है, ठीक है ना। तो वहाँ चला जाता है कौन, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है ना। आगे, है ना, तथा कार्बनिक पदार्थों की कुछ मात्रा मांसाहारी जंतुओं में चला जाता है। यहाँ तक तो हो गया, है ना। जब सर्वोच्च उपभोक्ता मरते हैं, ठीक है, अब ये जंतु है, जंतु मरता है या सर्वोच्च उपभोक्ता मरता है, जो भी मरता है, जंतु को खाता है वो सर्वोच्च उपभोक्ता खाएगा, ठीक है ना। तो जब सर्वोच्च उपभोक्ता या जंतु मरता है तो इसको कौन, यहाँ पर जो मृत जंतु है ना, यहाँ पर इसको मृत जंतु कहेंगे हम लोग, मृत जंतु या मृत सर्वोच्च, ये दोनों जने सेम है, ठीक है ना। जंतु कह सकते हैं या मृत सर्वोच्च उपभोक्ता कह सकते हैं, ठीक है ना। ये जब मृत जंतु है या मृत सर्वोच्च उपभोक्ता है, जब सर्वोच्च उपभोक्ता मरते हैं तो अपघटक इनके कार्बनिक यौगिकों को अपघटित करके इन्हें CO2 एवं ह्यूमस में बदल देते हैं, ठीक है ना। मतलब होता क्या है कि जब मृत जंतु है वो थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, ठीक है ना। सड़ गल जाते हैं तो इसमें होती है अपघटन,
अपघटन, ठीक है ना। और अपघटन होती है और वो CO2 के रूप में फिर चला जाता है कहाँ, वायुमंडल में। ठीक, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप अपघटन, अपघटन, ठीक है। लास्ट में इसका मेन चित्र दिखाऊंगा, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, ये बना रहा हूँ, एकदम साफ बना रहा हूँ, है ना। चलिए, ये हो गया, है ना। ह्यूमस बदल जाता है, ये CO2 वायु एवं जल में चली जाती है ना। वायु एवं क्या होती है, जल में चली जाती है, ठीक है ना। और पुनः पौधे इसका उपयोग करने लगते हैं। चलिए, ये अपघटन हो गया तो कहाँ, वायुमंडल जाएगी कुछ गैस ग्रुप में, और कुछ कहाँ जाएगी, कुछ जाएगी मृदा में। क्या बनेगी, मृदा में जाएगी, ठीक है ना। मृदा में जाएगी तो मृदा में क्या बन सकता है, पेट्रोलियम बन सकता है, ठीक है ना। ह्यूमस तो बनेगी, बने ह्यूमस को मैं नहीं दर्शा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, या ये जो पादप है वो भी अगर मृत हो जाते हैं, मान लीजिए ये खाता है तो जाएगा ही जाएगा, और अगर ये पादप क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, मृत पादप, ठीक है, तो इसका भी सड़ा गला पदार्थ क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है, ठीक है ना। और क्या बनता है, कोयला बनता है, ठीक है, क्या बनता है, कोयला बनता है, ठीक। अब इस कोयला का जब दहन होता है तो फिर कहाँ जाता है, वायुमंडल में, दहन। इसका पेट्रोलियम का दहन होता है तब कहाँ जाता है, वायुमंडल में, दहन, ठीक। समझ रहा है आपको, है ना। चलिए, तो यही बोला जा रहा है, आप लास्ट देखिए पॉइंट, कि ये जब सर्वोच्च उपभोक्ता मरते हैं तो अपघटक इनके कार्बनिक यौगिकों को अपघटित करके इसे CO2 में या एवं ह्यूमस में बदल देते हैं। ये CO2 वायु एवं जल में क्या होती है, फिर से चली जाती है वायुमंडल में, वायुमंडल में चली जाती है, जल में फिर से चली जाती है, ठीक है ना। और पौधा पुनः इसे दोनों का उपयोग करते हैं और कार्बन चक्र चलता रहता है। मतलब ये जो मृत पादप है या पादप के जो मृत जंतु है वो कहाँ जाता है, मृदा में जाता है, पेट्रोलियम बनाता है वगैरह वगैरह जो भी बनाता है, ठीक है ना। ये जो मृदा जाता है उस मृदा में CO2, तो इस मृदा को यूज फिर कौन करता है, ये पौधे करता है, करेगा ना, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका कार्बन चक्र, कार्बन चक्र, ठीक है। इसका मैं और बहुत सारा डिटेल कर सकता था कि ये मृत पदार्थ है, पेट्रोलियम बनेगा, कोयला बनेगा, दहन होगा, तो ये चित्र मैं आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। इस तरह से ये कार्बन चक्र कंप्लीट, जिसका मैं चित्र आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। ऐसा क्लियर करिएगा आप, ये पूरा मृत पादप वगैरह के साथ श्वसन, ये इसको अलग मत बनाइएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं ऑक्सीजन चक्र में, ऑक्सीजन साइकिल। एक ये गैसी चक्र के अंतर्गत ही आता है ना, कौन से चक्र के अंतर्गत, गैसी चक्र के अंतर्गत ही आएगा ये सब, ठीक है। चलिए, एकदम सिंपल है, देखिए कि ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% स्वतंत्र रूप से पाया जाता है ना। एक्चुअली स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकते इसको, क्योंकि बहुत सारे इसमें और तत्व बहुत सारे और इसमें गैस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम स्वतंत्र नहीं करते, लेकिन 21% पाया जाता है, ये एकदम कंफर्म बात है, ठीक है ना। ऑक्सीजन चक्र तो स्वतंत्र लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% स्वतंत्र मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कौन पाता है, नाइट्रोजन पाता है, ठीक है ना, 78% लगभग। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में लगभग 21% स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कुछ ऑक्सीजन समुद्र में H2O के रूप में, H2O में ऑक्सीजन है ना जल में, ठीक है ना, तो कुछ ऑक्सीजन समुद्र में H2O के रूप में, कुछ CO2 के रूप में, कुछ मृदा में विभिन्न लवण CO3, NO3, SO4, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ठीक है ना, के रूप में पाया जाता है, क्लियर है। और कुछ वायुमंडल के ऊपर ओजोन स्तर के रूप में पाया जाता है। ओजोन क्या है, O3 कह सकते हैं, ठीक है ना। ये कार्बोनेट, नाइट्रेट, ठीक है ना, ये सल्फेट, फॉस्फेट, क्लियर है। इन सब में भी ऑक्सीजन है ना, तो पाया जाएगा ना। तो ये बोला जा रहा है कि कुछ ऑक्सीजन समुद्र में H2O के रूप में पाया जाता है, कुछ CO2 के रूप में पाया जाता है, कुछ मृदा में विभिन्न लवण जैसे CO3, NO3, SO4, PO4 के रूप में, है ना, पाया जाता है। और कुछ वायुमंडल के ऊपर, सबसे ऊपर ना, और सबसे ऊपर और मत जाना, भगवान है वहाँ, है ना। तो वायुमंडल के ऊपर ओजोन स्तर के रूप में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा से कि परितंत्र में, पारिस्थितिक तंत्र बोल सकते हैं इसको, परितंत्र में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को H2O और CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं।
डायरेक्टली ऑक्सीजन को ग्रहण नहीं कर सकता ना, कौन? पौधा, क्योंकि ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। वो किसके रूप में करेगा? वो करेगा CO2 के रूप में, क्योंकि CO2 में O है, ऑक्सीजन है, और H2O में भी O है, ऑक्सीजन है ना। तो क्या करता है कि परिपंत्र में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को H2O और CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ थोड़ा सा चित्र भी देख लीजिए। ये प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे है ना, ये क्या करता है? ये CO2, ठीक, CO2 को है ना ग्रहण करता है, सॉरी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है किसके रूप में? CO2, और किसके रूप में? जल के रूप में, ठीक है। यही बोला जा रहा है कि परितंत्र में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को H2O और CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं और जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को बनाते हैं। जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज, सीधी बात है ना। तो ये यहाँ से ये जल और CO2 ग्रहण करता है, ये हरे पौधे, ठीक है ना। और क्या बनाता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाता है। ये बना दिया कार्बनिक भोज्य पदार्थ, कार्बनिक भोज्य पदार्थ बनाते हैं तथा H2O को विघटित कर O2 भी मुक्त करते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ से तो ये जटिल कार्बनिक बना देगा, C6H12O6 ग्लूकोज बना देगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से जो जल जाता है उसका क्या होता है? उसका होता ये है कि जल का होता है विघटन, H2O है ना, वो बन जाता है आपका H2 और O2 में विघटित हो जाती है, ठीक है ना। तब क्या प्राप्त होता है अपने को? O2 प्राप्त होता है। तो यही बात है, क्लियर कर लेते हैं कि हरे पौधे प्रकाशन की क्रिया में ऑक्सीजन को H2 और CO2 के रूप में ग्रहण करते हैं, ये तो क्लियर हो गया। और जटिल कार्बनिक पदार्थ भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, ये भी क्लियर हो गया। तथा H2O को विघटित कर O2 विमुक्त करते हैं, ये भी क्लियर हो गया। इस O2 को सभी जीव श्वसन क्रिया के लिए ग्रहण करते हैं। ये जो O2 बना हुआ है ना, इस O2 को सभी जीव किसके लिए? श्वसन क्रिया के लिए। श्वसन सभी जीव जंतुओं में, ठीक है ना। ओके, तो सभी जीव है श्वसन के लिए क्रिया के लिए ग्रहण करते हैं और श्वसन करते हैं तो फिर CO2 मुक्त करते हैं, ठीक है ना। क्या मुक्त करते हैं? ये ग्रहण करने के बाद यहाँ से फिर क्या करता है? ये फिर CO2 मुक्त करता है, ये देखो यहाँ से, ठीक है। जल की मात्रा भी आती है, ठीक है ना, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो हाँ, तो सभी जीव श्वसन क्रिया के लिए ग्रहण करते हैं। O2 को सभी जीव श्वसन क्रिया के लिए ग्रहण करते हैं और CO2 मुक्त करते हैं, जो पुनः हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। फिर जो CO2 बना हुआ है उस CO2 को फिर हरे पौधे, इस प्रकार से चलता रहता है ऑक्सीजन चक्र, ठीक है ना। और जो पुनः हरे पेड़ पौधे द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा वायुमंडली में स्थित जल वाष्प के कण भी अवघटित होकर O2 देते हैं। इसकी जरूरत भी नहीं है अपने को, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना कौन सा चक्र चलता रहता है? ऑक्सीजन चक्र चलते रहता है, ठीक। तो इस तरह से ऑक्सीजन चक्र भी क्लियर कर लीजिए आप लोग, है ना। ये दूसरे नंबर का गैसीय चक्र है। चलिए, हमारा जो अगला चक्र है वो है नाइट्रोजन चक्र, है ना। नाइट्रोजन चक्र ये थोड़ा डिफिकल्ट चक्र है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले मैं थोड़ा नॉर्मल जानकारी देता हूँ पहले कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78 दशमलव वगैरह वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर 79% लिख सकते हैं हम लोग कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 79% होता है, परंतु जीव इसे स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है। डायरेक्टली कोई पौधा है वो नाइट्रोजन जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन कोई भी जंतु है, कोई भी जीव है या कोई पौधा है, वह नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में डायरेक्टली ग्रहण नहीं कर सकता, उसको नाइट्रेट या अमोनिया के रूप में ग्रहण किया जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो नाइट्रोजन वायुमंडल में नाइट्रोजन है वह वायुमंडल में 79% होता है, परंतु जीव इसे स्वतंत्र रूप से ग्रहण नहीं कर सकता है। पौधे N2 को नाइट्रोजन को मृदा से नाइट्रेट तथा अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक। ये नॉर्मल जानकारी हो गया। अब सर्वप्रथम क्या होता है उसको ध्यान समझिएगा, है ना। सर्वप्रथम अनेक जीवाणु जैसे कि एनाबिना, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है, ये सब क्या है? राइजोबैक्टर है, राइजोबियम है, ये सब क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है ना। ओके,
मतलब ये जो ऐसा ऐसा जीव है राइजोबियम, है ना, जो कि क्या करता है कि पौधे के जड़ में पाया जाता है और पौधे को नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में प्रदान करता है। क्योंकि पौधे किस रूप में प्राप्त करता है? नाइट्रेट के रूप में ना। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदलने का जो क्रिया होती है ना, ठीक है ना, वो बहुत सारे जीवों के द्वारा की जाती है, राइजोबियम आदि के द्वारा किया जाता है ना। तो क्या होता है कि सर्वप्रथम अनेक जीवाणु जैसे कि एनाबीना, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम प्रकृति में नाइट्रोजन स्तरीकरण का कार्य करते हैं। ये नॉर्मल बता दिया, ठीक है ना। जब नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जो जीव है, यही जब जीव है, जो जीव है ना, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम, ये सब जीव है, तो जब नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है, तब इनके अपघटन से अमोनियम एवं नाइट्रोजन वाले पदार्थ बाहर आते हैं। तो जब ये जो एजेटोबैक्टर है, राइजोबियम है, प्रकृति में नाइट्रोजन स्तरीकरण का कार्य करती है, तो हमको पता चल गया है ना। और यही इस नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जो जीव होते हैं ना, नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जो जीव होते हैं, उस जीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तब इसके अपघटन से, अब इसकी मृत्यु हो गई, अब इसके अपघटन से अमोनियम एवं नाइट्रोजन वाले पदार्थ बाहर आते हैं, ठीक है। ये पदार्थ भूमि के जल में, ये पदार्थ भूमि के जल में विलीत हो जाते हैं। अब नाइट्रोजनी पदार्थ कहाँ चला गया? भूमि में चला गया। ये जितने भी जीव थे उसमें नाइट्रोजनी पदार्थ थे, तब इसकी मृत्यु हो गई। अब जब इस नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जीवों की जब मृत्यु हो गई ना, तब इसके अपघटन से क्या हुआ कि अमोनियम एवं नाइट्रोजन बनने वाले पदार्थ, ये नाइट्रोजन वाले पदार्थ बाहर आने लगे। जब ये पदार्थ बाहर आए तो ये पदार्थ भूमि के जल में विलीत हो जाते हैं। अब भूमि में ही मिलेगा ना, जो भी व्यक्ति मरेगा भूमि में ही जाएगा। तो ये पदार्थ भूमि के जल में विलीत हो जाते हैं तथा विलयन की अवस्था में पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। अब देखिए, नाइट्रोजनी पदार्थ है वहाँ कहाँ? भूमिगत जल में आ गए। क्लियर है? तो भूमिगत में जल में आए हुए होंगे तो किसके रूप में आए होंगे? वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में आए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नाइट्राइट, ठीक है ना, नाइट्राइट, और ये नाइट्राइट बदलता है नाइट्रेट में, ठीक है ना। ये सेडिमेंटेशन होता है, यहाँ पर अवसादन होते हैं, यहाँ पर अवसादन बोलते हैं इसको, लेकिन अवसादन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। यहाँ पर अवसादन होता है ऐसा नाइट्रेट में, नाइट्रेट रॉक्स। तो ये अब मत जानो, भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्या क्या मतलब है, केवल इतना जानिए कि अभी हमारे पास है नाइट्रेट। कौन है? नाइट्रेट। और शुरू में मैंने बता रखी है आपको, क्या बता रखी है कि पौधे N2 को मृदा से नाइट्रेट तथा अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए ना, तो ये है मृदा, यहाँ पर है मृदा, और मृदा में है नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट है, ये वहाँ से बनता है नाइट्रेट। एकदम ध्यान समझिए कि पौधे N2 को मृदा से नाइट्रेट तथा अमोनिया के रूप में ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहले ये नाइट्रेट है, इसको पौधा मतलब ये प्लांट, ये प्लांट है, वो किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में क्या करता है? ये मृदा से ना, मृदा से शुरू करेंगे, मृदा भी खत्म होना चाहिए, ठीक है ना। तो मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, ये मैंने बोल दिया था, ठीक है ना। अब देखिए आगे, है ना। सर्वप्रथम अनेक जीवाणु, ये तो बताया मैंने अभी, एजेटोबैक्टर, राइजोबियम प्रकृति में नाइट्रोजन स्तरीकरण कार्य करते हैं, ये भी क्लियर हो गया है ना। जब नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है, तब इसके अपघटन से अमोनियम एवं नाइट्रोजन वाले पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ये पदार्थ भूमि में जल में विलीत हो जाते हैं तथा विलयन की अवस्था में पौधे की जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। बस यही सेम है कि जितने भी यहाँ पर देखिए थोड़ा से, कि जितने भी ये अनेक जीव हैं, अनेक क्या है हमारे पास है? जीव है। एजेटोबैक्टर, राइजोबियम प्रकृति में नाइट्रोजनी स्तरीकरण करने वाले जीव है। जब ये नाइट्रोजनी स्तरीकरण करने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है, तब अपघटन से क्या है? अमोनियम। तो ये जो माइक्रोब्स है, जब मृत हो जाते हैं तो इसके अपघटन से क्या बनता है? इसके अपघटन से बनता है अमोनियम, NH3, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, क्या लिखे हैं कि सर्वप्रथम अनेक जीवाणु एजेटोबैक्टर, राइजोबियम प्रकृति में नाइट्रोजन स्तरीकरण का कार्य करते हैं। जब नाइट्रोजन स्तरीकरण करने वाले जीवों की मृत्यु हो जाती है, तब इसके अपघटन से अमोनियम एवं
नाइट्रोजन वाले पदार्थ बाहर आते हैं। तो अमोनियम अमोनिया बोल सकते, इसको अमोनिया बोलेंगे, लेकिन अमोनिया मतलब NH4 हो जाएगा वो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अमोनिया के लिए दर्शा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीवों की मृत्यु होती है, तब इसके अपघटन से अमोनियम एवं नाइट्रोजन वाले पदार्थ बाहर आते हैं। हो गया। ये पदार्थ भूमि के जल में विलीत हो जाते हैं। ये पदार्थ भूमि के जल में क्या होते हैं, विलीत होते हैं। ये पहले क्या बनता है उसका आगे बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताऊंगा, अभी डब्बा बना देता हूँ, है ना। यहाँ से ऐसे होते हुए ये कहाँ जाता है, फिर मृदा में चला जाता है ना। मृदा में, ये मृदा सॉरी, ये ऐसे होते हुए जाएगा यहाँ से। अमोनियम जो बना है ना, ये माइक्रोब्स जब मर जाते हैं, है ना, या एनिमल्स जब मर जाते हैं, तब ये क्या होता है कि अमोनिया बनाता है। अमोनिया से क्या बनाएगा, अमीनो एसिड बनाएगा। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से ये जो बहुत सारे जंतु है प्रोटीन के रूप में प्राप्त है, प्रोटीन, है ना। तो ये इतना समझो कि ये अमोनिया यहाँ से होते हुए इस बीच में क्या है उसको मैं आगे समझाऊंगा। ये अमोनिया है, ये होते अमोनिया है ना, ये अमोनियम अमोनिया, ठीक है ना। इसमें एक हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, इसलिए अमोनियम है ये। तो अमोनियम है क्या बनता है, फिर मृदा में आ जाती है, यही बोला जा रहा है, ठीक है। कि तथा विलयन की अवस्था में यहाँ पर देखिए, जब नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव की मृत्यु हो जाती है, तब इसके अपघटन से अमोनियम एवं नाइट्रोजन वाले पदार्थ बाहर आते हैं। ये पदार्थ भूमि में जल विलीत हो जाते हैं, भूमि जल में विलीत हो जाते हैं तथा विलयन की अवस्था में पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, ठीक है। पौधे नाइट्रेट के रूप में N2 को मृदा से लेते हैं। ये देखिए, पौधे किसको, नाइट्रोजन को किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं हम, नाइट्रेट यहाँ है, ये इसको ही नाइट्रेट कहेंगे, लेकिन यहाँ से ये मेन नाइट्रेट ये है, ये अलग कट कर दीजिएगा, ये नाइट्रेट। तो क्या बोला जा रहा है कि पौधे नाइट्रेट के रूप में N2 को मृदा से लेते हैं, ठीक है ना। तथा पादप शरीर में पहुंचने के पश्चात ये सर्वप्रथम अमोनिया में अपचित हो जाते हैं। पादप शरीर में पहुंचने के पश्चात ये पादप शरीर में पहुंच गया, नाइट्रेट के रूप में पादप शरीर में पहुंच गया, और पादप शरीर में पहुंचने के पश्चात ये अमोनिया लिख दिया हमें। अमोनियम क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, या कह सकते हैं कि अमोनिया में अपचित हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। जो अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, जो अमोनिया है वो अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। ये पौधे के शरीर में गया है ना, उसके बाद की बात है। मृत हो जाएगा तो भी यही बनाएगा, और अगर इसके शरीर में गया है तो मतलब NH3 बनाएगा, अमोनिया ही बनाएगा, ठीक है ना। अमोनिया क्या बनाता है, अमीनो एसिड बनाता है। अमीनो एसिड बना दिया, ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। जो अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, फिर जंतु अपना कार्बनिक नाइट्रोजन पादप प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। चलिए, तो जो अमीनो एसिड प्राप्त हो गया ना, ठीक है, कहाँ तक सीमित है, प्लांट तक। अब ये जो एनिमल्स है वो प्लांट को खाता है मान जाए, ठीक है ना। तो वो जो एनिमल्स है, ठीक है ना, वो किसके रूप में, पादप प्रोटीन्स के रूप में। ये देखिए इसका नाम है प्रोटीन। तो ये अपने पास प्रोटीन बोल सकते हैं इसको, पादप प्रोटीन कह सकते हैं इसको, है ना। कि प्लांट को जब कौन खाता है, एनिमल खाता है, तो प्लांट से क्या बना हुआ है, ये प्लांट से अमोनिया गया यहाँ से, अमोनिया से अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है ना। तो प्रोटीन किससे बना हुआ है, इस प्लांट से बना हुआ है। तो प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल्स। मतलब जो नाइट्रोजनी पदार्थ है वो प्रोटीन के रूप में किसको मिलेगा, एनिमल्स को मिलेगा, ठीक है ना। तो यही बोला जा रहा है आपको कि जो अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, फिर जंतु अपना कार्बनिक नाइट्रोजन, ठीक है ना, पादप प्रोटीन के रूप में प्राप्त करते हैं। पादप एवं जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजनी अवयव के अपघटन से अमोनिया का निर्माण अमोनिफिकेशन कहलाता है। ये इसका मतलब क्या बोला जा रहा है आपको कि ध्यान सुनिए, पादप एवं जंतुओं के मृत शरीर तथा जंतुओं के उत्सर्जित पदार्थ में उपस्थित नाइट्रोजनी अवयव के अपघटन से अमोनिया का निर्माण को अमोनिफिकेशन कहते हैं। तो जो पादप है, ये जो एनिमल्स है, ये जब क्या होते हैं, मृत हो जाते हैं, पादप जब मृत हो जाते हैं, ठीक है ना, या तो एनिमल्स है उसका जो उत्सर्जी पदार्थ है, इस उत्सर्जी पदार्थ से यहाँ और यहाँ से, ठीक है ना, ये दोनों के साथ ले रहा हूँ, है ना,
यहाँ से क्या बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। इसी को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोला जाता है, अमोनिफिकेशन। ठीक है ना। अमोनिया पुनः, आगे चलते हैं, अमोनिया बन गया ना, अमोनिया पुनः नाइट्रोजन में रूपांतरित होता है। ये देखिए, रुकिए थोड़ा से ना, यहाँ पर ले गया था मैं प्लांट से, प्लांट और एनिमल से कहाँ ले गया था, अमोनियम में। ठीक है ना। तो एक्चुअली तो पहले तो मैं बता दिया हूँ ना यहाँ पर, है ना। तो ये यहाँ से नहीं ले जा सकते, इसको डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि ये पहले से ले गया था ना मैं NH3 में। ठीक है, वो बता दिया था, और डबल डबल ले जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से गया था, ये प्लांट से गया था, और एक और यहाँ से ले जाने वाला नहीं ले गया था ना। ठीक है, यहाँ से ले गया। तो ये होते हुए फिर एमिनो एसिड बनाता है। अमीनो एसिड का प्रोटीन ग्रुप में प्राप्त करता है, यही अमीनो एनिमल्स है प्रोटीन ग्रुप में। और ये जो पादप प्रोटीन है फिर क्या बन जाता है, अमोनिया, NH3 क्या बन जाता है, अमोनिया। ये लास्ट हम देखिए कि अमोनिफिकेशन, अमोनिया का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो अमोनिया से पुनः नाइट्राइट में रूपांतरित होता है। ठीक है ना। अमोनिया, ये अमोनिया, अमोनिया से फिर नाइट्राइट सॉरी यहाँ है नाइट्राइट और नाइट्राइट से फिर क्या बन जाएगा, नाइट्रेट को फिर पौधा लेगा। ठीक है ना। पौधा मर जाएगा तो अमोनिया बनाएगा, अमोनिया से अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल से प्रोटीन से फिर अमीनो अम्ल। या कह सकते हैं डायरेक्टली ये पादप प्रोटीन को जब ये जंतु खाता है तो इसका उत्सर्जी पदार्थ है वो डायरेक्टली ये बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अमोनिया से नाइट्राइट से नाइट्रेट को फिर पौधा लेगा, पौधा को एनिमल खाएगा, एनिमल को मिलेगा नाइट्रोजनी पदार्थ किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में। माइक्रोब से जब मर जाएगा तो अमोनिया बनाएगा, अमोनिया से अमीनो एसिड बनाएगा, ऐसे चक्र चलते रहता है। ठीक है। अमोनिया पुनः नाइट्राइट में रूपांतरित होता है तथा नाइट्राइट नाइट्रेट में होता है, फिर नाइट्रेट पुनः पौधे उपयोग करते हैं। इस प्रकार का नाइट्रोजन चक्र चलते रहता है। चलिए लास्ट हम चलते हैं अवसादी चक्र में। अवसादी चक्र के अंतर्गत हम लोग 2 चक्र पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल में सिंपल बता रहा हूँ, फास्फोरस चक्र, है ना। देखिए फास्फोरस में क्या होता है, देखिए फास्फोरस जीवों में नाभिकीय अम्ल, फास्फोलिपिड, ADP और कई महत्वपूर्ण यौगिकों का एक घटक है। फास्फोरस जीवों में नाभिकीय अम्लों, फास्फोलिपिड्स, ADP और कई महत्वपूर्ण यौगिकों का एक घटक है। मतलब ADP बनता है फास्फोरस से, ATP में भी फास्फोरस की मात्रा होती है, नाभिकीय अम्ल में, फास्फोलिपिड सब में फास्फोरस की मात्रा होती है। ऐसा बोलता है, मतलब कहा जाए जब भी DNA का निर्माण होता है मतलब ये फास्फोरस आवश्यकता है फॉस्फेट के रूप में। ठीक है ना। तो फास्फोरस जीवों में नाभिकीय अम्ल, फास्फोलिपिड्स, ADP और कई महत्वपूर्ण यौगिकों का एक घटक है। हचिंसन के अनुसार प्राकृतिक जल स्रोतों में फास्फोरस और नाइट्रोजन 1:23 के अनुपात में पाए जाते हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है ना, हचिंसन के अनुसार। अब देखिए पॉइंट को देखिए, है ना, चित्र में बाद में बताऊंगा, अभी देखिए थोड़ा से कि जीवमंडल में जैविक घटकों में फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में प्रवेश करता है। जो जीवमंडल है उस जीवमंडल में जैविक घटक में जो फास्फोरस है वो फास्फेट आयन के रूप में प्रवेश करता है। चलो थोड़ा समझते हैं कि जीवमंडल में जैविक घटकों में फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में प्रवेश करता है। तो देखिए अपने छोटा सा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये है पृथ्वी, धरती माता जी, है ना, और समुद्र, है ना, में फास्फेट, समुद्र में फास्फेट, क्लियर है, समुद्र में फास्फेट, है ना। अच्छा मैं नाइट्रोजन चक्र है उसका मैं चित्र लास्ट में और देता हूँ एक बार, है ना, रियल वाला चित्र। तो पृथ्वी, समुद्र में उपस्थित या समुद्र में उपस्थित फास्फेट, ठीक है ना। तो पहला क्या बोला जा रहा है कि जीवमंडल में जैविक घटकों में फास्फोरस फास्फेट आयन के रूप में प्रवेश करता है। ठीक है ना। सर्वप्रथम देखते हैं ये फास्फेट आयन पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। चलिए तो ये पृथ्वी है, समुद्र, इसमें फास्फेट है, उसको सर्वप्रथम स्थलीय और समुद्री पौधे या पौधे द्वारा, किसके द्वारा, पौधे द्वारा, यहाँ से यहाँ, ठीक है ना। तो ये बोला जा रहा है कि ये फास्फेट आयन पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, अवशोषित कर लिया गया पौधे के द्वारा, यहाँ से ये पौधे के द्वारा, ठीक है ना, अवशोषित किए जाते हैं तथा विभिन्न यौगिकों से होते हुए उपभोक्ताओं और अपघटों में स्थानांतरित होते हैं। और विभिन्न यौगिकों से क्या करते हुए, होते हुए ये कहाँ पहुँच जाता है, जंतु में,
स्थलीय और जलीय जंतु, है ना। सर्वप्रथम ये फास्फेट आयन पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, मैंने बताया अभी, तथा विभिन्न यौगिकों से होते हुए उपभोक्ताओं और अपघटों में स्थानांतरित हो जाते हैं। उपभोक्ताओं में यहाँ फास्फेट कार्बनिक यौगिकों के रूप में प्रवेश करता है। यहाँ से जब उपभोक्ता में जाता है ना, किस में जाता है, उपभोक्ता में। ये उत्पादक है, पौधा तो उत्पादक है, उत्पादक से जब उपभोक्ता में जाता है ना, तो जो ये उपभोक्ताओं में यहाँ फास्फेट कार्बनिक यौगिकों को, मतलब ये कार्बन की मात्रा होती है इसमें, है ना। जब ये जो फास्फेट है वो जंतुओं में जाता है, मतलब ना उसमें किसकी मात्रा होती है, कार्बन की मात्रा होती है, ठीक है ना। मतलब कार्बनिक यौगिकों के रूप में क्या करता है, प्रवेश करता है। जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है, अब इसकी मृत्यु हो जाती है तो अपघटक इनके शरीर में उपस्थित फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में मुक्त कर देते हैं, है ना। तो ये जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो जो अपघटक है ना, या इसके उपसर्जी पदार्थ हैं, मलमूत्र कह सकते इसको, है ना, या मोलस्का संघ के बहुत सारे जीव हैं उसका, ठीक है ना, जो अपघटक है। तो जब उत्पादकों, ये जो उत्पादकों या और उपभोक्ताओं की मृत्यु होती है, उत्पादक ये है ना, उपभोक्ता ये, ठीक है ना। जब उत्पादक उपभोक्ताओं की क्या होती है, मृत्यु होती है, तो ये अपघटक इनके शरीर में उपस्थित फास्फोरस को फास्फेट आयन फिर बदलता है, फिर फास्फेट, ये देखो पृथ्वी समुद्र को फास्फेट आयन में बदल देता है ना। फास्फोरस को फास्फेट आयन के रूप में मुक्त कर देता है, जिसका उपयोग पौधा पुनः करते हैं। अब फिर ये जब फास्फेट बन गया तो इसको उपयोग फिर पौधा करेगा। इस तरह से चक्र क्या होता रहता है, चलते रहता है। इसको देख लीजिए अच्छे से, इसका चित्र यहाँ पर है, स्थलीय जंतु, समुद्री जंतु, है ना। और ये है वाहित पदार्थों के रूप में, ठीक है, ये कृत्रिम पदार्थ के रूप में मृत्यु अपघटक। तो ये नीचे का लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना ही लिखना है, ये फास्फेट चक्र है। क्लियर। इस प्रकार से अवसादी चक्र भी क्लियर हो गई।